happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Now happy to announce that there will be. तो गुड मॉर्निंग मेरे देश के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने ये वीडियो क्लिप देखा ना, सीतारमण जी का ये बजट पेश कर रही थी, तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट बजट। ये गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ये जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखा ना, इसमें आपको कुछ ना कुछ झलक मिली होगी। ये हर साल 1 फरवरी को बजट अनाउंस होता है सुबह 11 बजे। तो पहली बात तो ये है कि बजट कब अनाउंस होता है? सुबह के 11 बजे होता है। कब होता है? 1 फरवरी एवरी ईयर होता है। 1 फरवरी को होता है बजट अनाउंस। किसके लिए होता है? अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। अगर फरवरी 2025 में हुआ है, इट मींस ये 25-26 का बजट है। अगर फरवरी 26 में होगा, इसका मतलब ये 26-27 का बजट होगा। ठीक है, आओ समझते हैं गवर्नमेंट बजट। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर इज गवर्नमेंट बजट, और इस गवर्नमेंट बजट में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है, गवर्नमेंट कहां से पैसा लेके आती है, गवर्नमेंट कहां पैसा लेके जाती है, मींस कहां खर्च करती है, ये दोनों का जो एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है, ये जो एस्टिमेशन है, इसी को हम कहते हैं बजट। बजट कभी भी एक्चुअल नहीं होता है। बजट हमेशा प्लानिंग होता है कि हम कैसे काम करें, इन फ्यूचर प्लानिंग कैसे होता है, कैसे काम करेंगे, दैट इज बजट। अच्छा, एक बात और सुनो, हम अपने घर में क्या करते हैं? मेरे घर का इनकम मान लो ₹1,00,000 महीना है, तो हम उस ₹1,00,000 के अराउंड ही अपने खर्चे को एडजस्ट करते हैं, बनाते हैं बजट। ठीक है, लेकिन देश में कैसे बनता है? हम चाहते हैं इस साल देश में कितना खर्चा हो, कितना डेवलपमेंट हो, हमारे देश में क्या खर्चा होना चाहिए, उस खर्चे के आसपास हम अपना रिसिप्ट तय करते हैं। मींस पहले खर्च देखते हैं, उसके हिसाब से कहां कहां से पैसा आएगा वो हम देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का हाथ क्या है? एकदम फ्री है। गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, टैक्सेस लगा सकती है, फाइन्स पेनल्टी जो चाहे लगा सकती है, बट हम क्या है? बाउंडेड है ना। हमारी इनकम क्या है? फिक्स होती है ना। इसीलिए गवर्नमेंट क्या है? पहले खर्च देखती है, तब इनकम देखती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट बजट हमारा टॉपिक है, आगे मूव करते हैं। नाउ यहां देखो क्या लिखा हुआ है, अ government budget is an annual statement. A government budget is an annual statement showing item-wise estimates of receipt and expenditure. क्या लिखा हुआ देखना, A government budget is an annual statement. Annual statement इसका item-wise estimations of receipts and payment या receipts and expenditure during a fiscal year. Fiscal year ये क्या है? Fiscal year, FISCAL, fiscal year in taken from 1st April to 31st March. मैंने कहा तुमको कि जब हम 1st Feb को बजट पेश करते हैं ना, तो ये जो 1st Feb को पेश करते हैं बजट, ये एप्लीकेबल होता है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर से। 1st अप्रैल से 31st मार्च तक होता है। ठीक है, नाउ अब मूविंग फॉरवर्ड, क्या क्या बजट की विशेषताएं हैं, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, आओ देखते हैं। द बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। सेंट्रल भी बनाती है, स्टेट भी बनाएगी और लोकल अथॉरिटीज भी बनाएंगी। ये तीनों मिलके अपना अपना बजट पेश करती हैं। नाउ estimated expenditure and receipts are planned as per the objectives of the government. गवर्नमेंट का जो खर्चा है और जो रिसीट्स है are planned as per the objective of government. गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसके अनुसार रिसिप्ट और पेमेंट का डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन इंडिया में द बजट इज
is presented in the parliament on such a day as president may direct. By convention, prime minister presents the annual budget of the government on the first day of the February each year. मैंने तुमको कहा ना, इतना बात छोड़ दो, बस इतना समझो, गवर्नमेंट अपना बजट जो पेश करती है, मतलब यूनियन बजट सेंट्रल वाला, वो फर्स्ट फेब को करती है एवरी ईयर। गवर्नमेंट हमेशा अपने बजट को फर्स्ट फेब को ही पेश करती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। नाउ इट रिक्वायर्स टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। जब बजट पेश किया जाता है तो पार्लियामेंट के सामने रखते हैं इसको और उसको पास कराया जाता है मेंबर्स के द्वारा। The budget reveals the financial performance of government in the last years and financial policies for the upcoming financial year. गवर्नमेंट का जो लास्ट ईयर्स में जो भी काम था उस काम को दर्शाता है, हमने क्या क्या काम किया है अभी तक और आगे क्या करेंगे, ये बताता है गवर्नमेंट। कहाँ बताती है गवर्नमेंट? बजट में बताती है। बजट में गवर्नमेंट सारा का सारा अपना डेटा रखती है कि हम क्या क्या काम कर चुके हैं पिछली बजट में और अब क्या करने वाले हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करती है। आगे मूव करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द थिंग इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। क्या क्या कंपोनेंट है बजट के? ऑन द बेसिस टू ब्रॉड कंपोनेंट्स, एक है क्या रियल फ्लो, एक है मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या हो गया कि हम अपना सामान मटेरियल कहां कहां भेजेंगे, रियल फ्लो है ना। मींस क्या है, अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज कहां कहां पे गवर्नमेंट ज्यादा देगी, कहां कहां पे पैसे देगी, गुड्स एंड सर्विसेज कहां देगी और पैसे कहां देगी, इसको कहते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ गवर्नमेंट, अब जो देखो ये तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल बजट की, मनी फ्लो की बात करते हैं, तो मनी फ्लो जो है वो कहां कहां पे कैसे कैसे लगता है, आओ समझते हैं क्या होता है। पहली बात तो ये समझो, बजट जो है, बजट जो है वो उसका दो पार्ट होता है। एक होता है क्या, रिसिप्ट, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो रिसिप्ट क्या हुआ, पैसा आना, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, पैसा जाना। तो कहां कहां से पैसा आएगा हमको यहां पे देखना है, कैसे कैसे पैसा आएगा। तो यहां देखो क्या है, बजट रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड, बजट रिसिप्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। कहां कहां से पैसा आएगा उस फिस्कल ईयर में ये गवर्नमेंट शो करता है। और समझते हैं क्या है, पहला क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिसिप्ट। क्या है बच्चों, पहला क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। पहला क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। आपका जितना भी पीएल अकाउंट है ना, देखे हो ना, वो पीएल अकाउंट क्या बताता है, रेवेन्यू आइटम्स। बैलेंस शीट क्या बताता है, बैलेंस शीट रेफर्स टू कैपिटल आइटम्स। तो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट में, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है, पहला है टैक्स रेवेन्यू, द फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू, सेकंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू, सेकंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट। ठीक है, मतलब देखो क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट, या रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये हुआ, मेरी बात समझना ठीक से, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, एकदम ब्रॉडर समझो। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है ऐसा पैसा का आना, ऐसा पैसा का आना जिससे कि ना तो मेरी संपत्ति कम हो रही है ना ही मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। मींस ना तो मैं कोई संपत्ति बेच रहा हूं ना ही कोई लायबिलिटी आ रही है, मतलब हम कोई कर्ज नहीं ले रहे, हम कोई संपत्ति नहीं बेच रहे, फिर भी पैसा आ रहा है। तो
ऐसा पैसा का आना को क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। वो क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। नाउ अब कहां से आएगा? मेजरली क्या बात है? मेजरली है टैक्स रेवेन्यू एंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक है टैक्स रेवेन्यू, एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कहां से कैपिटल रिसिप्ट आएंगे? तो क्या आएंगे? या तो हम अपना संपत्ति बेच रहे हो तो कैपिटल रिसिप्ट आएगा, या कहीं से हम उधार ले रहे हो तो कैपिटल रिसिप्ट आएगा। तो क्या हुआ? बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट्स। बोरोइंग्स का मतलब क्या हुआ? उधार लिए। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या हुआ? जो उधार दिए थे वो लिए। मतलब क्या हुआ? संपत्ति हो गई ना। अगर हम किसी को उधार दिए हुए थे तो वो मेरी संपत्ति हो गई है, अब हम उससे रिकवरी कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा? रिकवरी ऑफ लोन क्या हो जाएगा? रिकवरी ऑफ लोन क्या हो जाएगा? रिडक्शन ऑफ एसेट। रिडक्शन ऑफ एसेट्स, ये हो जाएगा रिडक्शन ऑफ एसेट्स। ये हो जाएगा इंक्रीमेंट ऑफ बोरोइंग्स। और अदर रिसिप्ट, भाई मशीन बेचना है, ये है वो है, ये सब चीज है। यस, मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या देखो, जो मैंने कहा वही लिखा हुआ है, एकदम समझना बात को। रेवेन्यू रिसिप्ट refers to those receipts which neither creates any liability or nor cause any reduction in assets of the government। ना तो कोई लायबिलिटी बनाएगा, ना ही किसी संपत्ति में कमी आएगी। इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है। दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर। वो हमेशा होता रहता है, बार बार होता रहता है। ठीक है। And government receives them in its normal course of activity। Normal course of activity का मतलब होता है बिजनेस के दौरान। कोई भी चीज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में होता है वो होता है बिजनेस के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल हम एसी खरीदते हैं, मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया मान लो। लेकिन जो एसी का काम करता है वो खरीदता है तो क्या हो गया? उसके लिए तो धंधा है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने बिजनेस के दौरान खरीदते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। तो यही कह रहा है कि ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट का रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है, और ये क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज या एक्शन में किया जाता है। नाउ अ रिसिप्ट is a revenue receipt if it satisfies the following two essential condition। दो essential condition अगर fulfill हो जाएगा तो उसे हम revenue receipt कहेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा? neither creates any liability, कोई liability नहीं बनाया, और क्या है? nor reduces the asset, कोई asset reduce नहीं किया है। तो दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। आगे मूव करते हैं जी। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है ये बात समझना। रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है वो क्या है? सोर्सेस ऑफ रिसिप्ट क्या है? दो है। एक क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या था? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू क्या होता है आओ समझते हैं। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? देखो, टैक्स रेवेन्यू refers to total receipt from taxes and other duties imposed by the government। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, अब टैक्स क्या है सर? टैक्स क्या है? लॉ ऑफ लैंड है। मींस आप अगर वहां पे रहते हैं, आप किसी देश में रहते हैं, तो उस देश का जो कानून है आपको मानना होगा, क्योंकि देश को कई सारी चीजें करनी होती है। आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है, सोशल सिक्योरिटी होता है, सोशल वेलफेयर होता है, उसके लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो आपको टैक्स देना होगा सरकार को, जो सरकार टैक्स मांगेगी आपसे, राइट? तो क्या है? टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल ऑफ रिसिप्ट फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स क्या है? कंपल्सरी पेमेंट है। दैट इज नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट। नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट। कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता इसको पेमेंट करने से। टैक्स रिसिप्ट आर स्पेंट बाय द गवर्नमेंट। टैक्स रिसिप्ट क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंड करती है फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल इन द कंट्री
A taxpayer cannot expect that the tax amount will be used for his direct benefit. कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हमने जो टैक्स दिया है सरकार उसका इस्तेमाल मेरे लिए ही करे, मेरे सामने जो रोड बना हुआ है उस रोड को ठीक करने के लिए करे। ये कोई भी इंसान नहीं कह सकता है। टैक्स का प्रयोग सरकार अपनी मर्जी से जहां जो करना होगा वो करेगी। यस, नाउ टैक्स रेवेन्यू इज द मेन सोर्स ऑफ रेगुलर रिसिप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. The government collects various kinds of taxes from the public to meet its day-to-day expenditure, and there is strict action against anyone who fails to pay the taxes. Taxes पे करना कंपल्सरी है किसी भी इंसान के लिए। अच्छा, अब मेरी बात समझना, टैक्स जो होता है टैक्स जो होता है वो दो प्रकार से हम वसूलते हैं, है ना। हम दो प्रकार से टैक्स को वसूलते हैं। एक क्या होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, एक होता है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, मैं यहां फिर से लिख देता हूं आपको, एक मिनट खाली। मैं टैक्स हम दो प्रकार से वसूलते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, एक को हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। यस, तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है जब इनकम के बढ़ने पर टैक्स का भी स्लैब बढ़ जाए, इनकम के बढ़ने पर उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जब आपका टैक्स का रेट इनकम के बढ़ने से घट जाए उसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। हमारी कंट्री में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम चलता है, हमारी कंट्री में रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम नहीं चलता। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहां चलता है? अमेरिका जैसे देशों में चलता है। अमेरिका में रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम मतलब क्या हुआ, ये समझो मेरी बात को, ऐसा समझो कि एलोन मस्क जो है वो अमेरिका में सबसे कम रेट ऑफ टैक्स पे करता है। टैक्स मैक्सिमम वही पे करता है लेकिन रेट ऑफ टैक्स वही पे करता है ना। जैसे हमारे पास क्या है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर जाओ तो फिर 10% टैक्स है, फिर उसके ऊपर जाओ 20% टैक्स है। इंक्रीमेंट ऑफ इनकम जैसे होगा आपका टैक्स स्लैब भी इंक्रीज कर जाएगा। ऑन दी अदर हैंड क्या है, यहां पे क्या है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा ना आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा। सो दैट जो वो क्या करता है, मार्केट को बूस्ट करता है, मार्केट को अपने पास क्या करता है, बूस्ट करता है। इसलिए इसका टैक्स मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि लोग मैक्सिमम कमाए, गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो है मैक्सिमम कमाए और दिखाएं सरकार को, आप छिपाएं नहीं, ये सरकार चाहती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज क्या क्या है देखो। अब चूंकि आप जान गए कि हाँ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, वो समझ में आ गया। अब इस प्रकार का टैक्स चलता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में भी या रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में भी। किस प्रकार का टैक्स चलता है, तो एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब सरकार आपके जेब से डायरेक्टली पैसा निकालती है, आपके इनकम पर टैक्स है, आपके घर पर टैक्स लगाती है सरकार, म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगाती है, तो ऐसे टैक्सों को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और ऐसा टैक्स होता है जो कि आप जो है किसी और से वसूलते हैं और उसको पे करते हैं, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। किसी और से लिया और उसको दिया, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, आओ चलते हैं आगे, मूव करते हैं। इसको डेफिनेशन वाइज देख लो क्या है, अच्छा है, समझ में आ जाएगा क्या होता है। समझना बात को। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इट रेफर्स टू टैक्सेस that are imposed on the property and income of the individual and companies and are paid directly by them to the government। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है, कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया जाता है।
दे आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। ये इंडिविजुअल या कंपनीज मतलब एनी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनी ऑर्गेनाइजेशन कर दो, एनी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज मतलब टेक्निकल कंपनी नहीं, मतलब फर्म। They directly affect the income level and purchasing power of the people and help to change the level of aggregate demand in the economy. Example, income tax, corporate tax, interest tax, death duty, capital gain tax, etc. आपके मरने जीने पे भी टैक्स लगता है, ये बात याद रखना। आप जब बर्थ लेते हैं ना, तो भी वहां पे क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी से साइन होता है, टैक्स लगता है। और जब आप डेथ होते हैं तो भी आपको क्या होता है, टैक्स लगता है। तो जीवन के पहले से और जीवन के बाद तक आपको टैक्स भरना पड़ता है। दैट इज व्हाट डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रेफर्स टू दोज टैक्स व्हिच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। यस, देयर मॉनेटरी burden is ultimately borne by the final user of goods and services rather than the person on whom the tax is levied. यूजर भरेगा इसको, जो लास्ट यूजर है अल्टीमेटली टैक्सेस का जो बर्डन है उसके ऊपर आता है। ठीक है, दे आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज पे इम्पोज होता है। द लायबिलिटी टू पे द टैक्स दैट इज इम्पैक्ट एंड एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स lie on the different persons, that is its burden can be shifted to another. घुमा फिरा के सब वही बात है कि टैक्सेस का बर्डन दूसरे पे पड़ेगा। एग्जांपल जीएसटी, आप जानते हैं बहुत प्यारा शब्द है ये जीएसटी। ये आपसे लेके किसी और को देते हैं, मतलब गवर्नमेंट को देते हैं। ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। नाउ एक बार इसका ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, आप इसमें एक बार इसको पढ़ लेना, इसको लिख लेना, अच्छा से पढ़ाई करो। एकदम वन शॉट में आपको मैं दे रहा हूं, दिस इज अ वन शॉट आपको मैं दे रहा हूं गवर्नमेंट बजट, अच्छा से पढ़ाई करना है इसको। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, टैक्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो क्या है, अ टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स इफ इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। अगर उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हम तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स इज जस्ट डायरेक्ट टैक्स एज इट इज इम्पैक्ट एट इट्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन द सेम पर्सन। उसी पर्सन पे इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, अ टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इफ इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। यहां पे कैन नॉट बी शिफ्टेड है, दूसरे पे हम बर्डन नहीं डाल सकते, जिसका इनकम है उसी पे हम करेंगे। यहां पे हम बर्डन डाल सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इम्पैक्ट्स द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस आर ऑन डिफरेंट पर्सन। दूसरे पे इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। नो, नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्या कौन कौन सा रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू है। यस, तो देखो, नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू दोज रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट। जो टैक्स के अलावा रिसिप्ट है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। द सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू आर एज फॉलोज। क्या किया है, नॉन टैक्स इंटरेस्ट से पैसा आ जाएगा। यस, गवर्नमेंट कई जगह पे क्या करती है, बोरिंग्स देती है। गवर्नमेंट कई जगह लेंडिंग करती है, तो वहां से पैसा आएगा गवर्नमेंट को। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, कई कंपनीज है गवर्नमेंट की, बीएसएनएल, यस, भेल, सेल, तो सारी कंपनियों से क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो वहां पे ये क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉफिट। फीस, तुम फीस भरते हो ना, जीएसटी का फीस भरते हो या अदर फीस भरते हो, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट का टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, नेक्स्ट क्या है, फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स एंड पेनल्टीज क्या होता है, कोई भी अगर तुमने लॉ को ब्रेक किया है तो वहां तुमको फाइन या पेनल्टी भरना होता है। तो इट रेफर्स टू दोज पेमेंट विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर्स
fines are different from taxes as the former is levied to maintain law and order and the latter is imposed to generate revenue. इतना तुमको नहीं समझना, बस इतना समझो कि अगर लॉ ब्रेकर है, लॉ ब्रेक किए हो तो तुमको टैक्स भरने, आई मीन फाइन या पेनल्टी भरना होगा, ठीक है। अगर तुमने किया है तुमको भरना होगा। इस स्टैट, अब देखो क्या होता है, स्टैट क्या होता है। नो, अब क्या देखो, स्टैट क्या होता है, बेनामी संपत्ति। कई बार क्या होता है, सरकार क्या करती है, अगर किसी का वंशज नहीं है, किसी का कोई नहीं है और वो मर गया तो क्या होता है, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो सरकार अपने पास रख लेती है, दैट इज स्टैट। कई बार क्या होता है, आय से ज्यादा संपत्ति हो जाती है। लोगों के पास क्या होता है ना, आय से ज्यादा संपत्ति, मतलब क्या हुआ, कमाया लेकिन घूस भी खाया, तो घूस का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, आय से अधिक संपत्ति हो जाती है। दैट बेनामी संपत्ति जो है सरकार जब्त कर देती है, वो भी क्या है, सरकार का इनकम का सोर्स है। इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हियर और विल। कोई भी विल, वसीयत नहीं है, कोई भी लीगल हियर नहीं है, उसके वजह वो मर गया तो वो प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है ना। नो, फॉर फ्यूचर क्या है, कई बार सरकार का तुमने क्या किया, अनुबंध नहीं माना, एग्रीमेंट नहीं माना, और तुमने क्या किया, सरकार का हाफ पेमेंट दिया था या कुछ पेमेंट दिया था एडवांसेस में कि सर हम दे देंगे। एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो, बजट एक्सपेंडिचर refers to the estimated expenditure of the government during the given fiscal year। जो फिस्कल ईयर है, उस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होगा उसे हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं रेवेन्यू, एक को बोलते हैं कैपिटल। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वही वाली बात है, खर्चा हो रहा है, खर्चा होगा तो क्यों होगा, या तो हम संपत्ति खरीद रहे होंगे, या अपने लायबिलिटीज को पे कर रहे होंगे, या तो हम संपत्ति खरीद रहे होंगे या लायबिलिटीज को पे कर रहे होंगे। अगर ये होता है तो इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक फॉर एग्जांपल क्या है, हम सैलरी दे रहे हैं, सरकार सैलरी दे रही है अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को वेजेस दे रही है सरकार, है ना, पीएफ का फंड दे रही है सरकार, जवानों को सुरक्षा दे रही है सरकार। ये क्या है, इससे ना तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ रही है, ना ही तुम्हारी लायबिलिटी कम हो रही है। ये इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कैपिटल क्या हो गया, या तो संपत्ति बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, इसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मूव करते हैं आगे, चलिए। टाइप्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है, देखो क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, मैंने कहा तुमको कि क्या होता है, पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया, पेमेंट ऑफ सैलरी हो गया, पेंशन है, इंटरेस्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ग्रांट टू स्टेट, ये सब कुछ आ जाएगा, क्या सब कुछ आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नाउ सबसे मेन क्या है, नेदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटी, जो मैंने आपको पहले भी कहा वही बातें हैं इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। अब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है, या तो मेरी संपत्ति बढ़ जाएगी या लायबिलिटी कम हो जाएगा, दोनों में से कुछ एक हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, लोन्स टू स्टेट को हमने लोन दिया है, यूनियन टेरिटरीज को लोन दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी परचेज किए हैं। एनी एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इट सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन। नीचे जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें से कोई एक फुलफिल कर लोगे, इसको कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये एग्जांपल्स याद कर लेना, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, वहां लिखने में कंटेंट आवश्यकता पड़ेगी इसकी। आगे मूव करते हैं जी, ठीक है। नाउ अब क्या है, देखो एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, किसको कैपिटल बोलेंगे।
तो एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इट एदर क्रिएट्स एन एसेट, या तो वो एसेट बना दे, या रिड्यूसेस अ लायबिलिटी, या लायबिलिटी रिड्यूस कर दे, या तो संपत्ति बना दे या लायबिलिटी रिड्यूस कर दे, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर दोनों में से कोई काम ना करे, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम करे, आउटफ्लो ऑफ कैश करे, इसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें क्या है देखो, एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ इट नेदर क्रिएट्स एनी एसेट और नॉर रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, तो हम कहेंगे इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे जी। आगे मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। अब बजट जो एक्सपेंडिचर है वो कितने प्रकार के होते हैं, आओ समझते हैं बात को। कितने प्रकार के होते हैं आओ समझते हैं बात को। तो पहला क्या है, बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या हो गया, जितना रिसिप्ट उतना ही पेमेंट या एक्सपेंडिचर, जितना रिसिप्ट उतना ही एक्सपेंडिचर। जितना रिसिप्ट उतना ही एक्सपेंडिचर, तो हम क्या कहेंगे उसको, बैलेंस्ड बजट कहेंगे। अ गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी बैलेंस्ड बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर इक्वल्स टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उसको हम कहेंगे बैलेंस्ड बजट। सरप्लस क्या है, इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देन द बजट इज टर्म्ड एज सरप्लस बजट। जब रिसिप्ट ज्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर से तो हम कहेंगे उसको सरप्लस बजट कहेंगे। अब क्या है, डेफिसिट बजट क्या है, इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर लेस देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देन द बजट इज टर्म्ड एज डेफिसिट बजट। तो उसे हम डेफिसिट बजट कहेंगे। सिंपल समझो, गवर्नमेंट का रिसिप्ट ज्यादा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, और यहां पे गवर्नमेंट का रिसिप्ट कम हो गया गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो उसको हम कहेंगे डेफिसिट बजट कहेंगे। आगे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बजटरी डेफिसिट। अब जब भी तुम्हारा डेफिसिट हो जाए, रिसिप्ट कम हो जाए, एक्सपेंडिचर अधिक हो जाए, उसे हम कहते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर, बजटरी डेफिसिट। तो इसको हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, आओ समझते हैं बात को। तो पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट। फर्स्ट वन इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। हम पहले वाले को कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड है फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड वन इज प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन प्रकार का डेफिसिट होता है जो कि सरकार झेलती है, जो कमियां होती है सरकार झेलती है। तो पहले ही समझो कि होता क्या है। A budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue. ठीक है, when the government spends more than it collects, it is known as budgetary deficit. जितना पाया उससे अधिक खर्चा हो गया, उसे हम कहते हैं budgetary expenditure या deficit कहते हैं। ठीक है, तीन प्रकार का होता है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है फिस्कल और एक होता है प्राइमरी। ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोर्शन ऑफ सीबीएसई है, ये यहां से सवाल आता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है सर? रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, इसको हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। ठीक है, a revenue deficit signifies that government's revenue is insufficient to meet the expenditure on the normal functioning of the government departments and provisions for various services. ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि सरकार अपना रेवेन्यू खर्चे को पूर्ण करने में
सामर्थ्य नहीं है, उसके पास जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, उसके पास जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, उससे अपने खर्चों को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूर्ण नहीं कर पा रही है सरकार। इसका मतलब ये होता है। नो, इसका इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा, क्या क्या इससे दिक्कतें आ जाएंगी। तो क्या हो गया, देखो, इट इंडिकेट्स द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। गवर्नमेंट को दिक्कत आ जाएगी क्या, इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। बजट में अपने खर्चों को सरकार एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, सीमित तरीके से काम कर पाएगी सरकार। इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट is using up savings of other sector of the economy of finance its consumption expenditure। गवर्नमेंट अपने सेविंग्स को बचा नहीं पा रही है। गवर्नमेंट अपना सारा सेविंग्स, जो भी अगल बगल का चीजें हैं, जहां जहां से सरकार को आता है पैसा, जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए था पैसा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखी हुई थी पैसा, सबको लगा देगी अपने रेवेन्यू खर्चे के लिए। स्टाफ को खर्चा देना है ना, रेलवे में काम करते हैं स्टाफ, उसके पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं स्टाफ, सबको देना है सैलरी, पेंशन देना है सरकार को। तो कहां से लाएगी सरकार, या तो बाहर से लोन लेगी, या फिर अपने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को बाधित करके अपना ये पेमेंट करेगी सरकार। यस, तो ये सब बातें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ देखो, इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप this deficit from capital receipt, that is through borrowings or disinvestment। borrowings, या तो सरकार borrowings करेगी, या disinvestment करेगी, या तो अपना शेयर बेचेगी, या किसी देश से borrowings उठाएगी। दोनों में ही हम क्या है, हम ट्रैप हो रहे हैं। हम बाहर के देशों से borrowings लेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली इसका इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हमें बाद में उसका पेमेंट तो करना ही होगा। अगर हम इस जाल में फंस गए तो वही हाल होगा जो श्रीलंका का हुआ था और पाकिस्तान का हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हमें डेट ट्रैप से भी बचना होगा। तो ये सब कुछ बातें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली इसमें बहुत कुछ है नहीं, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। Now, measures to reduce revenue deficit। डेफिसिट को, रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने का कितना क्या क्या तरीका है। तो क्या देखो, पहला क्या देखो, रिड्यूसेस एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को कम कीजिए, है ना। गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, टू एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। जितना भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, जितना भी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, सरकार को उस पर लगाम लगानी पड़ेगी, है ना। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मत बांटिए, आप इतना सब्सिडीज मत बांटिए लोगों को कि आपको फिर दिक्कत आना चालू हो जाए। यस, तो अपना अनप्रोडक्टिव एंड वेलफेयर स्कीम्स पे अपने आप को काबू लगाइए, तब जाके सरकार का जान बच पाएगा। यस, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कीजिए। वही वाली बात आ गई, रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी फिर, है ना। तो क्या है, एक तरीका तो है, तो क्या हो गया, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑफ टैक्सेस लगा दो, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट लगा दो, पेनल्टीज लगा दो भर करके, फाइन्स भर के लगा दो। ये सब तरीका है, सरकार वहां से पैसा वसूल सकती है। नाउ अब क्या है, तो पहले हमने देखा रेवेन्यू डेफिसिट, जहां पे गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू खर्चों को पेमेंट करने में असफल हो रही थी। ठीक है, आगे मूव ऑन। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखो फिस्कल क्या होता है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है क्या, फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल डेफिसिट क्या होता है सर, व्हाट इज फाइनेंशियल डेफिसिट, मेरी बात समझना। बोलता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट other than borrowings।
ठीक है, सॉरी फॉर दैट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट हम कर दें, अदर देन बोरोइंग्स, हम जो बाहर से बोरोइंग्स लेते हैं उसके अलावा जो भी रिसिप्ट होगा मेरा, उसके अलावा जो रिसिप्ट होगा मेरा, उसको हम कहेंगे क्या, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को छोड़कर जो हमने लिया उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट, उसे हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। क्यों कहेंगे सर, उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य ये है दैट कि हम हमारे देश का खर्चा चलाने के लिए कितना बोरोइंग्स उठा रहे हैं, मार्केट से कितना बोरोइंग्स उठा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, अमेरिका से कितना बोरोइंग्स ले रहे हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं। मतलब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग्स होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं, चलते हैं आगे। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स या अदर देन बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। उस फिस्कल ईयर में तुम्हारे पास जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें तुम अपने रिसिप्ट को लिस्ट करना, इसको एक्सक्लूड करके बोरोइंग्स को। क्यों, बोरोइंग्स ही निकालना उद्देश्य है मेरा कि हम कितना बोरोइंग्स उठा रहे हैं। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट अपने मीन्स से, मतलब अपने रिसिप्ट से कितना ज्यादा एक्सपेंड कर रही है, कितना ज्यादा खर्च कर रही है। उस खर्च को फुलफिल करने के लिए हम बोरोइंग्स उठा रहे हैं ना, तो ये बोरोइंग्स निकालना हमारा उद्देश्य होता है। आगे मूव करते हैं, implication of fiscal deficit. What are the implications of fiscal deficit? What are the implications of fiscal deficit? आओ समझते हैं। तो implication क्या है, इसके implication क्या है, इसके implications क्या हैं, आओ समझते हैं। तो implications क्या है, पहला क्या है, डेट ट्रैप। आपका जो देश है वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा। आपका देश पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेट ट्रैप में फंस के रह जाएगा जी। आप बाहर से बोरिंग्स उठाते रह जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप पाकिस्तान और श्रीलंका बन जाएं। श्रीलंका को अपने आप को मैनेज करने के लिए चाइना को अपना बंदरगाह देना पड़ गया, सेम पाकिस्तान को। तो क्या है कि दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाएगा आपके देश में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो आप क्या हो जाएंगे, आपकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी फिर। तो ये क्या है, डेट ट्रैप से बचना है आपको। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन क्यों आएगा सर, इन्फ्लेशन इसलिए आएगा कि दो बातें हैं। एक तो आप जिससे कर्ज देंगे वो आप पे खुद थोपेगा अपनी बातों को कि नहीं हम आपको कर्ज दे रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होगा, अपने देश में टैक्स वसूलने होंगे ज्यादा। क्यों, क्योंकि टैक्स नहीं आएगा तो आप हमको कहां से पेमेंट कीजिएगा। तो फॉर द पेमेंट आपको टैक्स वसूलना होगा, अपना वेलफेयर स्कीम खत्म कीजिए। अब मान लो सिलेंडर 1200 में आता है और हमें 1000 में मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार 200 रुपया उसमें हमें सब्सिडी दे रही है। और मान लो कि इन फ्यूचर ऐसा हो जाए कि सरकार को 1200 में पे करना पड़ जाए, 1200 ही हमको देना पड़ जाए, सरकार ना दे सब्सिडी, तो महंगाई तो आ जाएगा ना। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन क्या है कि हमें बाहर वालों का बात मानना पड़ता है और हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि बाहर से जो हमने पैसा लिया है उसका इंटरेस्ट पे करना है, उसका EMI पे करना है, तो हमें भी टैक्सेस को इंक्रीज करने होंगे जी। तो क्या हुआ देखो, कहता है द गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेनली गवर्नमेंट कहां से बोरो करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करती है। RBI प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट। RBI नया करेंसी छापती है, आप जानते हैं। अच्छा, एक बात तो क्या हुआ देखो, एक तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरिंग्स लेगी बाहर से, ठीक है, उससे तो दिक्कत आएगी, वो तो मैंने बताया आपको।
सेकंड बात क्या है कि आरबीआई क्या करेगी, नया नया नोट छापेगी। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज करना है। क्यों करना है? क्योंकि गवर्नमेंट अपने स्टाफ को सैलरी बांटेगी, अपने लोगों को देगी, पैसा देगी। तो इससे क्या होगा, आपके जो कंट्री का स्ट्रेंथ है, आपने उससे ज्यादा छाप दिया पैसा। तो जब छापोगे पैसा तो क्या होगा, लोगों के हाथ में अनवांटेड मनी आएगा। जब पैसा आएगा तो क्या होगा, वो डिमांड करेंगे, सप्लाई हो नहीं रहा उस तरीके से, तो क्या होगा, आपके देश में महंगाई आ जाएगा, आपके देश में महंगाई आ जाएगा, आपके देश में महंगाई आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन इज फॉरेन डिपेंडेंसी। जितना ज्यादा तुम कर्ज दोगे तुम उसके अधीन हो जाओगे। फॉरेन डिपेंडेंसी क्या है, तुम उसके अधीन हो जाओगे। जितना ज्यादा तुम कर्ज दोगे उतना ज्यादा क्या हो जाओगे, तुम उसके अधीन हो जाओगे वर्ल्ड के। द गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच राइजेस द डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। ठीक है, हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। यू नो वेल, ज्यादा लोन लेना तुम्हारे फ्यूचर को हैम्पर कर सकता है, बिकॉज फ्यूचर में तुम अपने पॉलिसीज को फ्रेम नहीं कर पाओगे एज यू वांट टू बी कंट्रोल, क्योंकि तुम्हारे हाथ में पैसा जो आएगा वो पैसा तुम्हारा इंटरेस्ट और ईएमआई देने में चला जाएगा, इसीलिए तुम फ्यूचर प्रोग्राम्स को फिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं जी। Now different ways to calculate the fiscal deficit. Different ways to calculate fiscal deficit. तो पहला क्या है, देखो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। बोरिंग्स को खत्म करके, बोरिंग्स को हटा करके जितना तुम्हारे पास पैसा बचता है वो तुम्हारे पास क्या है, फिस्कल डेफिसिट है। मींस क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर जितना पैसा दिया माइनस जितना आया, बोरिंग्स को हटा करके। मैंने कहा ना तुमको, फिस्कल डेफिसिट का उद्देश्य यही होता है कि हम बोरिंग्स कितना लिए हैं वही निकालना मेरा उद्देश्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। सेम बात है, बस घुमा के लिखा हुआ है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। ठीक है, नाउ देन क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। सबका भाषा एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के बैठ के उसको एनालिसिस करना, एकदम तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं हूं तुम्हारे साथ, आगे चलते हैं हम लोग। नाउ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग द फिस्कल डेफिसिट। क्या क्या सोर्सेस है जो कि हम फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं। तो पहला क्या है, बोरिंग्स है, तुम जानते हो, बोरिंग्स लेकर के हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। व्हाट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है आरबीआई को बोलो, आरबीआई भैया हमको नोट छाप के दो। मींस अपने मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए तुम आरबीआई से करेंसी छपवा रहे हो। तो करेंसी छपवाने का मतलब होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसीज। बहुत रिस्की चीज है, बिकॉज क्या होता है ना, जितना आरबीआई तुमको प्रॉमिस करती है छापने का नोट, मतलब मान लो 1 लाख करोड़ रुपए छपा, तो 1 लाख करोड़ रुपए में क्या लिखा हुआ है, आरबीआई गवर्नमेंट क्या लिखते हैं उसमें, आई प्रॉमिस टू पे ₹100, ₹100, ₹500, ₹1000, मे बी जो भी है। आई प्रॉमिस टू पे ₹100 टू द बियरर ऑफ दिस नोट। जो लहराएगा, जिसके पास ये नोट होगा, उसको हम 100 रुपए अदा करने का वचन देते हैं। मैं 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लिखा होता है ना नोट में। क्या है इसका मतलब? मान लो तुमको अगर इमरजेंसी का केस आ गया देश में और तुमको भागना है, तो बाहर जब तुम जाओगे तो तुमको वो ये करेंसी चलने वाली नहीं है, तो तुमको क्या करना होगा, इस करेंसी के बदले में गोल्ड लेना होगा। आरबीआई तुमको गोल्ड देगी इस करेंसी के बदले में। इट मींस दैट आरबीआई जितना ज्यादा नोट छापेगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो रिस्की हो जाएगी। गोल्ड रिजर्व उतना रखना होगा उसको कि कल को कुछ हो जाता है तो ये जो यहाँ के लोग हैं हमसे यहाँ पे गोल्ड मांग सकते हैं और हमको पे करना होगा उसको, है ना। इसीलिए ये एक रिस्की प्रोसेस है। वन थिंग। सेकंड थिंग क्या होता है, जितना तुम नोट छापोगे उतना क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, बाजार में पैसे उतने ज्यादा आ जाएंगे, और जब बाजार में पैसा आ जाएगा, सप्लाई चेन है नहीं,
सप्लाई है नहीं, डिमांड ज्यादा हो जाएगा लोगों का, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी जी। ठीक है, तो एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो बोरोइंग्स आर कंसिडर्ड एज द बेटर सोर्स एज दे डू नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई which is regarded as the main cause of inflation. On the other hand, deficit financing may lead to inflationary trend in the economy. जो बेहतर तरीका है बोरोइंग्स के साथ तुम जाओगे तो ज्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन बोरोइंग्स क्या होता है, कई बार देश मना भी कर देते हैं कि हम आपको नहीं देंगे, भाई सो आप ओवर रिस्की हो गए, ज्यादा रिस्की हो गए, तब लास्ट उपाय यही है कि आप नोट छाप लीजिए, है ना। तो ऐसा काम किया हुआ है पास्ट में कई देशों ने ऐसा काम किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अमेरिका का एक देश है ना, वेनेजुला, उन्होंने क्या किया था, भर भर के नोट छाप लिया था, उसकी करेंसी खत्म हो गई, पूरी देश खत्म हो गया, लास्ट में उस देश को अमेरिकन डॉलर बोरो कर करके अपने देश में लाना पड़ा। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ये कुछ ग्रीवांसेस है, ये कुछ इंपैक्ट होता है अगर आप मनी को लेके आते हैं बाय प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आसान है, एक बार देख लेना इसको, जो मैंने बताया आपको वही है, एकदम सेम बात है। यस, नाउ इट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। होता क्या है, देखो मेरी बात को समझना। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट, आप जो फिस्कल डेफिसिट है, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से आप क्या करेंगे, इस साल का इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर देंगे। जो आपने पास्ट ईयर्स में बोरोइंग्स लिया था ना, उस बोरोइंग्स का इस साल तुमको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो तुमको इसमें लेस करना होगा। यस, तो आपको फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायर्ड ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑन accumulated debts. The primary deficits reflects the extent to which such interest commitments have compelled the government to borrow in the current period. Means कहने का मतलब ये है कि जो पीछे का इंटरेस्ट बोरोइंग्स था, इस बार तुमको इंटरेस्ट पे करना होगा, इसीलिए तुम फिस्कल डेफिसिट उसको इंटरेस्ट को लेस करते हो। ये क्या शो करता है सर? ये शो करता है जो तुमने बाहर से बोरोइंग्स लिया है उसमें से कितना पार्ट तुमको इंटरेस्ट पे करना होगा और कितना पार्ट तुमको जो है अपने देश के डेवलपमेंट के लिए लगाना होगा। मींस अगर तुमने 1000 रुपया लिया है और 1000 रुपया बाहर से लेकर के तुमने मान लो 200 रुपया का इंटरेस्ट पे किया है, इसका मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट 800 रुपया है, यही 800 रुपया तुम्हारे देश में खर्च होगा डेवलपमेंटल या नॉन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, नाउ इंप्लीकेशंस क्या है इसके, देख लो implications क्या है। It indicates how much of the government borrowings are going to meet expenses other than interest payment. Interest payment के अतिरिक्त कितना क्या क्या खर्चा कहां कहां पे लग रहा है गवर्नमेंट का। The difference between fiscal deficit and primary deficit shows the number of interest payment on the borrowings made in past. ठीक है, a low or zero primary deficit indicates that interest commitments on earlier loans have forced the government to borrow. Means क्या क्या पास्ट कमिटमेंट था इन गवर्नमेंट का, क्या क्या अभी का गवर्नमेंट का कमिटमेंट है जो कि उसको फोर्स कर रहा है बोरो करने के लिए। यस, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इसको एक बार देख लो। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में क्या अंतर है, इसको एक बार आप देख लीजिए, है ना। मीनिंग क्या, इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या शो करेगा, इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स।
कई बार डिस्कशन हो चुका है इसका. इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. एक बार इसको पढ़ जाना अच्छा से, कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है, आगे मूव करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्यों सरकार गवर्नमेंट बजट बनाती है? तो पहला क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास रिसोर्सेस है उसको रीएलोकेट करती है सरकार. सरकार उसको क्या करती है, रीएलोकेट करती है. जहां जहां उसको चाहिए होता है उसको रीएलोकेट करती है सरकार. ठीक है, मींस फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल क्या है, वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया और ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. तुम देखोगे वेस्टर्न साइड में इंडिया का डेवलपमेंटल अच्छा है, डेवलपमेंट अच्छा है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो. और जब तुम ईस्टर्न साइड जाते हो, सेवन सिस्टर्स एंड ऑल, तो वहां डेवलपमेंट कम है. तो ये क्या होता है, सरकार क्या करती है, यहां के कुछ रिसोर्सेस को वहां पे कंपेंसेट करती है कि वहां के भी लोग अच्छी लिविंग जी पाए, वहां भी अच्छा से जिंदगी जी पाए, लोगों का अच्छा सिस्टम बन पाए. तो ये क्या है, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है ना. थ्रू बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेस अंडर द इकोनॉमिक and social priorities of the government. Government can influence the allocation of resources through the tax concession or surplus. कई बार सरकार क्या करती है, टैक्स कंसेशन देती है कि आप जो है, क्या होता है ना, सरकार SEZ घोषित कर देती है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो वहां पे जाकर के आप अपना फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, सरकार आपको टैक्स नहीं लेगी, रेंट नहीं लेगी, सरकार बिजली फ्री दे देगी. तो इस तरीके से सरकार हेल्प करती है आपको कि आप वहां पे अपना प्रोजेक्ट लगाएं, है ना. डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज मतलब क्या हुआ, देयर आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर्स लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस एक्सेट्रा. तो क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, सरकार क्या करती है, कई बार जहां पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, मान लो कई जगह पे होता है ऐसा, पहाड़ है उस इलाके में, वहां पे कमाई नहीं हो रहा है तो लोग सब जाते नहीं है. तो सरकार क्या करती है, देखती है कि नहीं, यहाँ पे अगर जिंदगी आएगा तो वहां का पॉपुलेशन यहाँ पे अगर आ जाएगा तो वहां पे क्राउड कम हो जाएगा. तो क्या करती है, वहां पे सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, फूड, शेल्टर, एवरीथिंग वहां प्रोवाइड करती है सरकार. राइट. नोट, public goods must be provided by government. The two main features of public goods are not rivalrous. दूसरा क्या है, public goods are non executable. मेरी बात समझना, इतना तुमको अभी ये चीज समझने की आवश्यकता नहीं है. ये तुम समझ लो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है, यही तुमको एग्जाम में तुमको लिख के आना है. ये बस एक पढ़ जाना, तुम बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी तुमको, है ना. आगे मूव करते हैं.
The next one is your reducing inequalities in income and wealth. आपके देश में क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. किसी के पास इतना है कि उसके पास खर्च करने को समय नहीं है, किसी के पास इतना कम है कि वो रोड पे जी रहा है. तो हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ कंपेंसेट करना है, इनइक्वालिटीज को कॉप अप करना है, जिससे कि सबका लिविंग आसान हो सके, अच्छा हो सके, इकोनॉमिकली सब कोई अच्छे हो सके, राइट. तो क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज is an inherent part of every economic system. The government aims to reduce such inequalities in income and wealth through budgetary policies. ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको हेल्प करती है. Now the next one is economic stability. आपके देश में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आए, ना डिफ्लेशन आए, ना आपके इकोनॉमी में क्या हो, बहुत ज्यादा क्या हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो जाए, ना बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाए. एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा इकोनॉमी तो ज्यादा अच्छा होता है. बनिस्पत की बहुत ज्यादा छलांग मारे इधर से उधर, तो वो शो करता है कि आपकी इकोनॉमी अनस्टेबल है. नाउ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. कई सारे गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं जिसको कि गवर्नमेंट को मैनेज करना होता है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, यस. तो सरकार उसको भी मैनेज करने पड़ती है, इसीलिए वहां पे भी पैसा का अलॉटमेंट होता है ना. तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए बजट जरूरी होता है. रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज. रीजनल डिस्पैरिटीज मैंने बताया ना आपको कि एक प्रदेश बहुत ज्यादा विकसित है, एक कम है, तो इसको ठीक करना सरकार का उद्देश्य होता है. इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, हम चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, उन्होंने कहा कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र निखर के आएंगे, है ना. ठीक है, उनका विजन है, वो काम भी कर रहे हैं. अब होता है कि नहीं होता है, ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है. वर्ल्ड पॉलिसी क्या है, आपके देश की पॉलिसी क्या है, आपके पास रिसोर्सेस क्या है, आपके पास लोग कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है. तो खैर विजन अच्छा है, काम हो रहा है इसके ऊपर. तो अभी आप देखेंगे इनकम टैक्स स्लैब में कमी आना या आप जीएसटी में कमी आना, ये सब क्या है, आपके देश में डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी बनाया जा रहा है, राइट. डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी बनाया जा रहा है. मूविंग फॉरवर्ड, यस. तो ये क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, देखो, रिडक्शन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ये पढ़ जाना इसको क्या लिखा हुआ है. इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द जीडीपी of the economy and increase in the volume of goods and services produced in the economy. A budget can be an effective tool to ensure economic growth in the country if the government provides tax rebates. अभी मैंने कहा ना इनकम टैक्स रिबेट आया हुआ है, and other incentives for the production spending on the infrastructure of an economy, enhancing the production activity in different sectors of an economy. Government expenditure is a major factor that generates demand for different types of goods and services in an economy, which induce growth in the private sector too. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर को भी बूस्ट करता है. गवर्नमेंट आज जिस सेक्टर पे फोकस कर रही है, समझना आज से 10 साल के बाद वहां प्राइवेट सेक्टर राज करेगा. इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाने के लिए, दिखाने के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है. ठीक है, तो अच्छा से पढ़ाई करो इसको. दिस इज वन शॉर्ट वीडियो ऑफ योर बजट. आई एम टेलिंग यू, वन शॉर्ट वीडियो ऑफ द बजट. तो अब इसको अच्छा से पढ़ाई करना है बैठ करके. एग्जाम सिर पे है, अब पढ़ाई पे कोई कोताही मत बरतो और इसको जो है कॉपी में नोट करो और अच्छा से पढ़ाई करो. थैंक यू ऑल ऑफ यू.